भैया बहनों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती है? एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या हो सकती है या अपरिमेय संख्या हो सकती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। अब प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला प्रश्न दिया, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या होगी या तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन क्या है? सत्य है। कथन सत्य है। इसका कारण है क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है। देखिए दूसरा, इसका पहले का दूसरा प्रश्न दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m प्राकृतिक संख्या है। देखिए यह कथन असत्य है क्योंकि जो √ में जो संख्या रेखा होती है उसमें सभी का √ में संख्याओं का नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन असत्य है। इसका कारण देखिए दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं होता है। इसी के कारण प्रत्येक बिंदु पर √m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए यह कथन क्या है? असत्य है। इसका तीसरा प्रश्न दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। इसका देखिए कारण होता है कि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए यह कथन क्या हुआ? असत्य हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगी। देखिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब देखिए उदाहरण एग्जाम्पल पूछ रहा है तो उदाहरण लेते हैं। देखिए धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लेते हैं। अब देखिए प्रत्येक का वर्गमूल निकालते हैं। पहला देखिए संख्या 1 लेते हैं, √m 1, इसका वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा या क्या होगा? परिमेय संख्या होगी, परिमेय होगा। इसी तरह √2 लेंगे। √2 का वर्गमूल क्या होगा? √2 होगा, जो संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। इसी तरह देखिए √3 है। √3 तीसरी संख्या 3 लेंगे, इसका वर्गमूल क्या होगा? √3 होगा। यह भी संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी।
4 लेंगे तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसी तरह अंडर रूट 5 लेंगे, अंडर रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट 5 होगा, जो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 6 लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट 6 ही आएगा, क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए इसी तरह अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट 7 होगा, जो अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह अंडर रूट 8 का वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट 8 होगा, जो होगी अपरिमेय संख्या। और अंडर रूट 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, क्या होगा? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए उदाहरण में हम देखते हैं कि उदाहरण में हम देखते हैं कि कि 1, 4 और 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्रमशः 1, 2 और 3 है, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, तीसरा दिया हुआ कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 का किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अंडर रूट किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? पहले देखिए अंडर रूट 5 लेते हैं, अंडर रूट 5 को पहले इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करते हैं। पहले पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं A, B और C। जो अंडर रूट 5 है, इसको एक कर्ण होता है, जो बीच 90 अंश का कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यह भुजा लंब होगा और नीचे वाली भुजा क्या होगा? आधार होगा। तो अंडर रूट 5 को इसे 2 भागों में विभाजित करना है, जिसका वर्ग करने पर और उसका योग करने पर लंब और आधार को जोड़ने पर अंडर रूट 5 है। इसके लिए देखिए 2 का वर्ग होगा 4 होगा और ये लंब 1, इसको आधार को 2 लेते हैं और लंब को 1 लेते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय था ना, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें लंब क्या है, पहले भुजाएं लेते हैं। देखिए कर्ण क्या है? AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर बराबर लंब हो गया देखिए BC स्क्वायर और आधार हो गया AB स्क्वायर। तो जिसका लंब क्या है? BC बराबर क्या हो गया? 1 का स्क्वायर और AB बराबर क्या है? 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 + 4। AC स्क्वायर बराबर 1 + 4, तो AC बराबर क्या होगा? अंडर रूट 5। जो AC की दूरी हो गई अंडर रूट 5। इसी को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, इसी को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए पहले हम चित्र बनाते हैं, पहले हम संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा खींचने के लिए पहले देखिए हम बिंदुओं को संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा खींचते हैं, संख्या रेखा के अब इस पर बिंदुओं को दर्शाते हैं। देखिए बिंदु को दर्शाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह इसको बिंदुओं को 1-1 सेंटीमीटर 1-1 इकाई पर दर्शा देते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पर 0 से प्रारंभ करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि।
अब इसमें देखिए जो प्रश्न पहले का प्रश्न था, पहले के प्रश्न में देखिए इसको जो आधा लंब को कितने लिए थे, 2 सेंटीमीटर लिए, 2 इकाई लिए थे। तो यहाँ जीरो को ए बिंदु मान लेते हैं, जीरो को ए बिंदु मानते हैं और 2 वाले बिंदु को क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं। अब देखिए बिंदु बी पर समकोण है, समकोण, तो इसको प्रकार के द्वारा से इसको 90 अंश का यहाँ पर कोण बनाते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में बनाने के लिए 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे यहाँ पर देखिए बिंदु बी पर। तो इसको संख्या रेखा के बराबर इसका कोण बनाएंगे। अब देखिए यहां से जो बिंदु ए और बी के बीच की जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है, यह 2 इकाई है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पहले था, प्रश्न जो पहले था 2 इकाई है। जो पहले वाला प्रश्न था उसमें देखिए बीसी की दूरी क्या है, 1 इकाई है। तो इससे अपने 1 इकाई इसकी दूरी ले लेंगे, 1 इकाई, 1 इकाई देखिए दूरी यहाँ आ रही है, 1 इकाई। फिर इसको देखिए जो जीरो से इसको मिला देंगे, जीरो से इसको मिला देंगे, इसके देखिए जीरो से मिलाते हैं तो इसकी जो दूरी होगी देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी 2 इकाई दूरी थी और यह 1 इकाई दूरी है, 1 सेंटीमीटर दूरी है। तो अब इसके बिंदु ए से और इसका बिंदु ये बी हो गया और ये बिंदु क्या हो गया, सी हो गया। तो इसकी जो दूरी लेते हैं, ए से सी के बीच की दूरी लेंगे, ए से सी के बीच की दूरी का जो है इस पर चाप लगाएंगे। अब इसका इस पर चाप लगाते हैं, इस पर चाप लगाएं, जो है चाप लगाते हैं, यह बिंदु क्या हो गया, डी हो गया। जो डी हो गया, जो ओसी की ए सी की दूरी होगी वही दूरी क्या होगी, ए डी की दूरी होगी। तो देखिए इसमें यह जो दूरी होगी यह √5 होगी और ए से जो डी के बीच की दूरी होगी यह √ क्या होगा, 5 होगा। इसलिए देखिए ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा देखिए ए डी बराबर हो जाएगा √5। एक बार इसको शार्ट में समझना। देखिए एक पहले संख्या रेखा खींचेंगे, इसके बाद इस पे बिंदु दर्शाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर बिंदु जो पहले चित्र में था कि जो इसको आधार क्या लिए हैं, 2 सेंटीमीटर लिए हैं, 2 खाना लिए हैं 2 सेंटीमीटर। तो ओ से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगाएंगे, जो 2 वाले बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाएंगे चांदे की सहायता से। यहाँ 90 अंश का कोण बनाने के बाद 1 सेंटीमीटर इकाई काट लेंगे। फिर बिंदु 0 से जो बिंदु ए लिए हैं इसको सी से दूरी लेंगे जो √5 है, वही चाप लेकर बिंदु लगाएंगे जो बिंदु डी पर लगता है। फिर डी को जो √5 हुआ, इसलिए ये दूरी देखिए ये बिंदु ए लिए हैं, ए से डी के बीच की दूरी क्या हो गई, √5 और ए से जो सी के बीच जो बिंदु ओ की जगह ए लिए हैं यह दूरी क्या हो गई, √5। इसलिए ये बिंदु ए लिए ए सी बराबर, फिर यहाँ से इसको ए माने हैं तो ए डी बराबर क्या हो गया, √5। इसको हम संख्या रेखा 5 पर संख्या रेखा पर √5 को हम निरूपित कर सकते हैं। इसी के साथ यह प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है।